आप सभी का MM न्यूज़ नेटवर्क में अभी हम लोग हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में। इसका आज ही उद्घाटन हुआ है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय चिराग पासवान जी ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया और पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। और आइए और मिलाते हैं चिराग पासवान जी प्रेस वार्ता में, और प्रेस वार्ता में आइए मिलवाते हैं आपको क्या क्या स्थापना दिवस है। राहुल थोड़ा पीछे साल 2000 में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी और आज लगभग 23 साल आप लोग बनाते हैं, नहीं आप ही लोग बनाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में समाज के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों की मजबूती से आवाज उठाने का, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का लोक जनशक्ति पार्टी ने काम किया। हमारे नेता ने अपने जीते जी जितना उनसे बन पाया, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि समाज के वंचित, शोषित वर्ग के लोग किस तरीके से मुख्य धारा के साथ वो जुड़ पाए। जिस जिस विभाग में वो रहे, मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री उनको काम करने का अवसर मिला और शुरू से लेकर अंत तक, पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक उनको जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस विभाग के माध्यम से कैसे समाज के गरीब, वंचित, शोषित लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, कैसे उनके हक अधिकारों के लिए योजनाओं को और मजबूत किया जाए, उसके लिए वो निरंतरता में वो प्रयास करते रहे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, यकीनन पार्टी का स्थापना दिवस हम सब के लिए, जहां एक तरफ एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और हमारे नेता के सपनों को आगे लेकर जाने की शक्ति प्रदान करता है, वहीं ये दिन हम सब के लिए एक भावुक दिन भी है। हमारे नेता जब तक जीवित थे, धूमधाम से वो आज के दिन को मनाते थे। उनके जाने के बाद भी हम लोगों ने वही प्रयास किया कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम करते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी उनकी उसी परंपरा को आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले 2 साल 2020 में जब हमारे नेता का निधन हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने हमेशा उसी तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पटना में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसको, बिहार की अगर हम बात करें तो हर जिले में हम लोगों ने इसको आयोजित करने का पार्टी ने फैसला लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में बिहार के हर एक जिले में पार्टी का स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। आप सबके सहयोगी साथी पत्रकार मित्र विभिन्न जिलों में होंगे, आप सबके साथ वो भी तस्वीरें साझा करेंगे। मैं खुद शाम तक जैसे जैसे मेरे पास तस्वीरें विभिन्न जिलों से आएंगी, वो तस्वीरें, वो वीडियोस अपने भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं भी उनको शेयर करूंगा। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में हर एक प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उतनी ही भव्यता से हर प्रदेश में पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुनः
इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता लेता है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने भी अधूरे कार्य हैं, जितने भी उनके अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना, उनके विचारों को घर घर तक लेकर जाना। और ख़ास तौर पर आज जब मैं यहाँ बिहार में मौजूद हूँ, एक बिहारी होने के नाते ये वादा मैं भी लेता हूँ और ये संकल्प मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने नेता के सपनों का बिहार को बनाने के संकल्प के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कारवां निकला है। मेरे नेता के जाने के बाद कई लोगों ने प्रयास किया पार्टी को समाप्त करने का। कई लोगों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से मेरे नेता के विचारों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाए, किस तरीके से उनके सपनों को कभी पूरा ना होने दिया जाए। और कई बड़ी ताकतें, कई बड़ी शक्तियों ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई। पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे नेता के सपनों को, उनके विचारों को मजबूती से धरातल पे उतारने का कार्य किया, मैं जहां एक तरफ अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 साल यकीनन हम सबके लिए कठिन रहे, संघर्षपूर्ण रहे, पर बिना हिम्मत हारे हुए, बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता पे विश्वास रखने वाले लोग मजबूती से पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार और हमारे नेता के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। जहां एक तरफ मैं तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, वहीं आज स्थापना दिवस की तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर प्रदेश में कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। एक पहल है प्रदेश के नेताओं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि एक सुनियोजित तरीके से पार्टी का कार्य चलता रहे, उसके लिए एक विधि व्यवस्था के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। अंतोगत्वा हम लोगों की सोच है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव और संभवतः उसी के साथ या उस दौरान होने वाले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव में किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का सपना रहा, उसको हम लोग कैसे मजबूती से धरातल पर उतारें और कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार हमारे प्रदेश में बने, उसको लेकर सुनियोजित तरीके से पार्टी की रणनीति, पार्टी की कार्यशैली को लेकर हर वो संभव कदम पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले चुनाव में यकीनन पार्टी के नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की नज़र है उसमें कैसे पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आने वाले दिनों में कैसे सरकार बने। इन तमाम विषयों को लेकर आज विभिन्न जिलों में चर्चा हो रही है। इन तमाम बैठकों के बाद पुनः हम लोग प्रदेश में तमाम हमारे प्रभारी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जब अपने अपने जिला की समीक्षा रिपोर्ट लेकर, कार्यक्रम की रिपोर्ट लेकर वापस आएंगे, आने वाली रणनीति को उसी के आधार पर बनाया जाएगा। अब इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं। विराट जी, आज पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। आने वाले समय में जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि लोकसभा चुनाव भी है, मध्यवर्ती चुनाव भी है, पार्टी की क्या रणनीति? देखिए, मैंने रणनीति के बारे में मैंने जिक्र किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता के बीच लेकर जाना और जो विश्वास लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास मुझे जिले जिले, विधानसभा या अलग अलग प्रखंडों में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं जा रहा हूँ, मैं तमाम उन कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टी के तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हैं। अगर आप उन कार्यक्रमों को भी देखें
जिस भव्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारी संख्या में जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है और उसी रणनीति पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बना सके, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जो सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हाँ लोकसभा चुनाव और मध्यावधि चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? भाई ये अभी चर्चा का विषय है। अगर ये चर्चा हो गई होती तो गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाती, पर अभी ये तमाम बातें अभी चर्चा के प्रोसेस में है। बातचीत इसको लेकर अभी चली रही है। कुंडली को लेकर आप सब लोगों ने सवाल किया, उस पर भी मैं जानकारी दे दूं। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फ़ोन आया था और कुंडली में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। चिराग जी आज स्थापना दिवस है, 23वां स्थापना दिवस है और आपका जो चुनाव चिन्ह था वो फिलहाल अभी चुनाव आयोग के पास है। क्या इसको लेकर आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके चाचा भी आज मना रहे हैं स्थापना। देखिए टेक्निकल प्रोसेस है, जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। चिराग जी चाचा तो आपको कह रहे हैं, एक सवाल, चिराग जी चाचा तो आपके कह रहे हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग हो सकता है, लेकिन पार्टी का उत्तराधिकारी मैं हूं, अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ करूंगा। कोई बात नहीं भैया, चर्चा का विषय है, चुनाव आयोग अंतिम इस पर फैसला लेगा। सर चिराग जी माफी मांगिए। कार्यकर्ताओं से मिलने का एक फैसला किया है कि अब वो अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार ये फैसला लिया है कि आने वाले समय एक एक कार्यकर्ता से 1 to 1 मिलेंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। चिराग जी चुनाव आयोग ने आपके बंगले छाप को उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया है, बंगला छाप उत्तर प्रदेश में दिया गया है। आप लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में केवल बोलने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं, उन्होंने काम किया है, ये दिख रहा है। उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। भाई उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दूसरे राज्यों में वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको स्वयं अपनी आंखों के इलाज के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, तो आम बिहारियों की तो चर्चा ही दूर की है। अगर काम उनका सही मायनों में दिख रहा होता तो आज जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनके बारे में नो एंट्री का जिक्र नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाते। मैं गठबंधन की मजबूरियों को समझता हूँ, आज जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, बट हकीकत है बिहार की जनता को कम से कम, और हम लोग भी भाई कई बार यही सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री जी से 2020 के चुनाव के हर एक मंच से मैंने सवाल पूछा था कि बताएं मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार को लेकर हो, कितने कारखाने दिए हैं आज तक मेरे मुख्यमंत्री ने, बताएं मुझे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, क्या नीति है, बताएं वो मुझे। रोजगार को लेकर मेरे प्रदेश में आईटी सेक्टर को लेकर अलग अलग राज्य जहां काम कर रहे हैं, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बैंगलोर हो, अलग अलग राज्य जहां आईटी सेक्टर्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की सोच बिहार में आईटी सेक्टर को लगाने की क्या रणनीति है, बताएं ना वो मुझे। बिहार में इन्वेस्टर्स आएँ, आकर निवेश करें, उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो, उसके लिए उनकी क्या रणनीति है।
कोटा में जिस तरीके से बच्चे आज भी जाते हैं हमारे पढ़ने के लिए, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में, पटना क्यों एजुकेशनल हब नहीं बन सकता, भागलपुर, मुजफ्फरनगर क्यों नहीं ये सब जगहें बन सकती, बताएं। उसको लेकर, एजुकेशनल हब बनाने को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, साझा करें वो। हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 16-17 सालों में बिहार को सिर्फ पीछे धकेलने का ही काम किया। और ये बातें मैं नहीं कहता भैया, नीति आयोग भी इन बातों को प्रमाणित करती है। ये सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं कह रहा, आप नीति आयोग की रिपोर्ट साल दर साल उठा के देख लीजिए, सबसे फिसड्डी राज्य में बिहार का जिक्र होता है। हर पैमाने पर बिहार सबसे पिछले पायदान पर जाता है। और सबसे अगले पे कहाँ जाता है भैया, जब भ्रष्टाचार और अपराध की बात होती है। ये किसी से छुपा थोड़ी है, रोज हत्याएं हो रही हैं बिहार में, रोज अपराध बढ़ता जा रहा है और विकास के मापदंड पे बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर उनका काम दिखता तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। चिराग जी, ये गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए और जो धर्म संप्रदाय को नहीं मानेंगे उनको वोटिंग राइट्स। उनकी पार्टी की ये सोच लंबे समय से रही है। जब ये बिल आएगा यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। उस बिल को देखकर उसके क्या क्या प्रावधान है, किस सोच के साथ और किस मंशा के साथ वो बिल आता है, यकीनन उस पर भी पार्टी अपने विचार को रखेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रही है। साधन संसाधन सीमित हैं, ऐसे में अगर जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये आने वाले दिनों में यकीनन एक ऐसी विस्फोटक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकती है जहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में साधन संसाधन समाप्त हो जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य के हाथों में हम लोग संसाधनों को सही मायनों में उनके हिस्से के अनुपात में छोड़कर जाए, उसके लिए आज से ही रणनीति बनाने की जरूरत है। इस बात का हम लोग जरूर पक्षधर हैं। यदि बीजेपी आपको सीएम कैंडिडेट की बात बताती है कि सीएम कैंडिडेट, तो क्या आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे? मुझे लगता है जब सवाल समाप्त होने लगते हैं तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया, तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका हिस्सा जो है बिहार को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बिहार विकास नहीं कर रहा है। क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी के पास एक उचित प्लेटफॉर्म है इन विषयों को उठाने का। नीति आयोग की जब बैठक होती है उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जाते हैं और ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन तमाम बातों को उठा सकते हैं। आप जगह जगह घूम के विशेष राज्य का दर्जा जब आप होते हैं साथ में, तब आपको विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आती। जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता? क्यों बहिष्कार करते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं जाते हैं भैया उस बैठक में? जाएं, वो एक अधिकृत प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें। आपको केंद्र सरकार से कहां सहायता नहीं मिल रही है या कहां सहायता की आप उम्मीद रखते हैं, ये तमाम बातें उस मंच पर आप रख सकते हैं। पर उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही कारण रहा है कि आज तक बिहार को अपने अधिकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित रखते आए हैं। चिराग जी, करीब 15% वोट के साथ आप 13 लोकसभा सीटों पर आपका वर्चस्व माने ये होता है, उस हिसाब से करीब 70 सीटें विधानसभा में आपको मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये गठबंधन के भीतर जब ये तमाम चर्चाएं हो जाएंगी तो इसकी अधिकृत औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।